हेलो बच्चों। तो आज की सॉल्यूशन पॉइंट एजुकेशन पॉइंट आपके लिए लेकर आया है हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के बारे में क्या है। तो इससे पहले ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करें तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। ये चैप्टर क्या है आपकी हिस्ट्री के लिए एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी और बहुत ही बेटर तरीके से क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट माना गया है। हिस्ट्री का ये चैप्टर बहुत इजी है और बहुत क्या है आपके पास हैबिचुअल भी है, हमारे पास बहुत फैमिलियर है क्योंकि ये नेशनलिज्म इन इंडिया है। और नेशनलिज्म इन इंडिया का जो हीरोइक फिगर है वो है महात्मा गांधी। आप बचपन से महात्मा गांधी के बारे में जो जो चीज़ पढ़ते हुए आए हैं वो इस चैप्टर के अंदर पता है। ठीक है, क्या हीरोइक फिगर महात्मा गांधी लेकर आया और किस तरह से क्या था कि महात्मा गांधी क्या क्या उन्होंने रिवॉल्ट किए, ये सब महात्मा गांधी का हीरोइक फिगर पता गया। तो चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का। नेशनलिज्म इन इंडिया, नोट्स प्रिपेयर्ड बाय सुनील सर। मैं आपकी हर तरह से हेल्प करता रहूंगा इस क्वारंटाइन के टाइम पर भी। ठीक है, आप लोग सिर्फ स्टडी करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर के बारे में क्या दे रखा है चैप्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग ले लें। देखिए बच्चों, जो नेशनलिज्म जो चालू हुआ था ना इंडिया का, मतलब जो बताया गया है इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से नहीं। मतलब हमारी बुक में जो स्टोरी दे रखी है वो स्टोरी दे रखी है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, एक्चुअली जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस टाइम पर इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नहीं गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो दिया गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो दिया गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर इंडिया को काफी ज्यादा नुकसान सहना पड़ा क्योंकि उस टाइम पर इंडिया जो था ना वो क्या था, ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज के अंदर आता था। तो यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। इम्पैक्ट किस चीज का, एक तो इम्पैक्ट यह था कि जो हमारा जो इंडिया का जो इकोनॉमी था ना वो इकोनॉमी बहुत ज्यादा इसमें क्या हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया। डिस्ट्रॉय क्यों हो गया, क्योंकि इंग्लैंड ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्ट लिया। तो इंग्लैंड ने यहाँ पे रिसोर्सेज को यूज किया, यानी कि इंडिया की जो भी इकोनॉमी वो यूज कर रहा था, इंडिया में धीरे धीरे जितनी भी इकोनॉमी खत्म होती जा रही थी वो सारी इकोनॉमी को वो क्या कर रहा था, एज अ वॉर यूज कर रहा था। दूसरा हमारे ट्रूप्स को यूज कर रहा था, सोल्जर्स को यूज कर रहा था। तो कुल मिलाकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट क्या पड़ा, इंडिया में पड़ा। उसके बाद क्या हुआ, क्रॉप फेलियर हो गया। क्रॉप फेलियर होने की वजह से क्या हुआ कि जो मतलब क्या थे, जो फार्मर्स थे उन फार्मर्स की क्या हो गई, इनकम जीरो हो गई और उनके ऊपर टैक्सेस का बर्डन और था। क्योंकि क्या होता है कि मैंने पहले भी समझाया था कि जब भी वॉर होता है ना तो उसका इकोनॉमिक बर्डन फार्मर पे पड़ता है। तो फार्मर्स ने टैक्सेस देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। उन्होंने बोला हमें टैक्सेस में रिलैक्सेशन दिया जाए, पर ब्रिटिशर्स थे, उन्हें पैसा चाहिए था, वॉर के लिए बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा था, तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं, हम लोग रिलैक्सेशन नहीं देंगे। इसका इम्पैक्ट बना और धीरे धीरे क्या हो गया कि जो इंडिया की जो गवर्नमेंट थी ना, उस यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट चल रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसके खिलाफ इंडियंस के दिल में क्या हो गया, नफरत पैदा हो गई। और धीरे धीरे यही जो क्या होता है, लाइक दिस एग्रीमेंट यानी नफरत जो होता है ना वो धीरे धीरे वॉर में चल जाता है। अब इंडिया के मन में गुस्सा तो था, अब ये गुस्सा बाहर कैसे आए, मतलब क्या हो गया कि अब मतलब सब कुछ रेडी था, अब इसमें सिर्फ चिंगारी लगाने की बात थी। मतलब हमें एक ऐसे लीडर की जरूरत थी जो लीडर क्या करे, इंडिया में वॉर को क्रिएट करेगा, मतलब जिस जो इंडियंस को समझाएगा, लीड करेगा और उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, इंडिया वॉर में उतरेगा। तो ये लीडर बनकर उभर कर है महात्मा गांधी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के बारे में क्या दे रखा है। तो सबसे पहला टॉपिक है द नेशनलिस्ट फीलिंग। नेशनलिस्ट फीलिंग क्या होता है, देखो ये कई सारे क्वेश्चन से आपके पाएंगे, ये नोट्स भी हैं आपके पास, यही कवर करते हैं। नोट्स के अंदर अकॉर्डिंग टू द नोट्स आप लोग इतना ही लिखेंगे। अच्छा, हमारे यहाँ पर जो एसएसटी का पैटर्न रहेगा वो रहेगा और लाइक पॉइंट्स पैटर्न, आपको आंसर्स पॉइंट्स की फॉर्म में देने हैं। तो ये नोट्स आपकी काफी हेल्प करेंगे, सारे पॉइंट्स में बने हुए हैं। ठीक है, लेक्चर्स भी है और नोट्स भी हैं, आपको यही लर्न करना है। शॉर्ट स्वीट और वेरी बेटर तरीके से इसको समझाया गया है। ठीक है, आपको और कोई मटेरियल और कोई वेबसाइट या और किसी पर्सन के नोट्स वगैरह जानने की जरूरत नहीं है, आपके नोट्स सफिशिएंट है। ठीक है, कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कंप्लीट चैप्टर कवर किया गया है और बहुत वेल सूटेड तरीके से कवर किया गया है। मार्केट में कई सारे फैक्ट नोट्स भी चलते हैं कि पहले नोट्स दे रहे हैं बाद में क्या, डजंट मैटर। तो ये नोट्स भी हैं आपके पास और ये क्या है आपके पास, लाइक एक लेक्चर भी। तो नेशनलिस्ट फीलिंग, नेशनलिस्ट फीलिंग क्या होता है, देखो नेशनलिस्ट फीलिंग का मतलब होता है, देखो जैसे मेरे अंदर मतलब क्या है कि एक नेशन के लिए लव फीलिंग, वो लव फीलिंग क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनलिस्ट फीलिंग का मतलब होता है जिससे लोग क्या करते हैं कि पर्सनल लाइफ को क्या करते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे पर्सनल लाइफ की जगह वो नेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक देश प्रेम की भावना यानी कि नेशनलिस्ट फीलिंग माइंड में नहीं आएगी तब तक रिवोल्ट सक्सेसफुल तरीके से होता है। तो नेशनलिस्ट फीलिंग क्या था, द ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटेड कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियलिज्म। नेशनलिस्ट फीलिंग, क्योंकि लोग काफी ज्यादा ब्रिटिश गवर्नमेंट से परेशान, 200 सालों तक वो लोग परेशान कर रहे थे, तो काफी ज्यादा वो टूट चुके थे, वो परेशान थे।
तो लोगों के लिए, अपने लोगों को अब समझ में आ गया था कि अपना नेशन होता है, तो ये फीलिंग मॉडर्न नेशनलिज्म कहलाए। द ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न नेशनलिज्म से इंटीमेटेड कनेक्टेड टू द कॉलोनियल मूवमेंट और एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। तो एक्चुअली क्या हुआ, ये नेशनलिस्ट फीलिंग जो हुई ना, इस नेशनलिस्ट फीलिंग की वजह से क्या हुआ कि जो हमारे इंडियंस है उनके मन में एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चालू हो गया। एंटी कॉलोनियल मतलब उनके मन के अंदर फीलिंग आने लगी कि नहीं यार, अब ये गवर्नमेंट है, इसे हटाना है, किसी भी तरीके से इसे हटाना है। एक तो इसका रीजन ये बना, लोगों के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग का बढ़ जाना। क्यों बढ़ा, मैंने आपको समझाया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट था। द कांग्रेस, हाँ उस टाइम पर हमारी इकलौती पार्टी थी कांग्रेस। द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। हाँ मैं आपको बता दूं, महात्मा गांधी कांग्रेस के लीडर भी रह चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस को लीड किया था जब वो इंडिया में आए थे। इंडिया में कैसे आया उसका इम्पैक्ट दिखाया गया है, अभी बता दूंगा। द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी ट्राइड टू फॉर्म द ग्रुप्स टुगेदर इन वन मूवमेंट। तो उस टाइम पर कांग्रेस इतनी बुरी नहीं थी। कांग्रेस चाह रही थी, मतलब कांग्रेस महात्मा गांधी के अंडर में चाहती थी कि मतलब इंडिया के सारे ग्रुप्स, यानी कि रिच, पुअर्स, पीसेंट्स, फार्मर्स, सबको क्या किया जाए, इकट्ठा किया जाए। कुछ इस तरह का एक बहुत बड़ा मूवमेंट बनाया जाए। गांधी जी समझते थे क्योंकि अगर हम लोग टुकड़ों में रिवोल्ट लड़ेंगे, जैसे रिच पर्सन अलग लड़ रहे हैं, पुअर मिडिल क्लास अलग लड़ रहा है, सबको इकट्ठा करने की जरूरत थी। तो गांधी जी ने क्या किया, सबको इकट्ठा करने के लिए एक पार्टी बनाई, जिसे कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। द कांग्रेस, जैसे कांग्रेस पार्टी इनकी नहीं है, 1885 में मिस एनी बेसेंट ने ये पार्टी बनाई थी। इसको लीड फिलहाल गांधी जी कर रहे थे, ठीक है, टुगेदर इन वन मूवमेंट। तो गांधी जी समझ रहे थे कि कांग्रेस क्या करेगी, टुकड़ों में बिखरे हुए ग्रुप को क्या करेगी, इकट्ठा करने का काम करेगी। हाउएवर द यूनिटी डज नॉट इमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। पर ये यूनिटी इतनी इजी नहीं थी, बिना कॉन्फ्लिक्ट के यूनिटी आना पॉसिबल नहीं था। तो इसमें सबसे पहला इशू आता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। नेशन मूवमेंट वाज स्प्रेड वाज अ न्यू एरिया इन 1990। ये टाइमिंग था जब नेशनलिस्ट फीलिंग फैली, ठीक है। नेशनल मूवमेंट वाज स्प्रेडिंग इन अ न्यू एरिया इन द 1990। मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं, गांधी जी इंडिया आ गए थे। गांधी जी से पहले कहां थे वो, साउथ अफ्रीका थे। साउथ अफ्रीका के अंदर उन्होंने एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चलाया था, रेसिज्म के लिए। तो 1915 का टाइम पीरियड ये था जब गांधी जी क्या आए कि इंडिया आए। 1915 के बाद 17, 1916, 17 और 18 कंटिन्यू इन्होंने 3 वॉर लड़े, ठीक है, कि उसमें डिस्कशन आगे आ जाएगा। 1919 में इन्होंने ये फीलिंग दिया नेशनलिस्ट मूवमेंट। The nationalist movement was spreading in a new area in the 1990s and then incorporating the new social groups and developing the new modern struggle. तो 1919 में गांधी जी को एक वेल नोन आइडेंटिटी मिली और समझ में आने लग गया कि उनके अंदर ये रिवोल्ट चलाया जा सकता है। महात्मा गांधी came to India, महात्मा गांधी इंडिया है एंड द आइडिया ऑफ द सत्याग्रह एम्फेसिस, और उन्होंने यहाँ पर सत्याग्रह का मूवमेंट चलाया। अब सत्याग्रह क्या होता है समझ लेना। सत्याग्रह का मतलब होता है द पावर ऑफ ट्रुथ। इसका मीनिंग समझना, सत्याग्रह हिंदी वर्ड है, द पावर ऑफ ट्रुथ, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, सत्याग्रह एक फीलिंग है जिसमें जो सत्याग्रही होता है, यानी कि जो सत्याग्रह को फॉलो करता है, वो सत्याग्रही क्या करता है, सत्याग्रही जो होता है वो क्या करता है, ट्रुथ की पावर के साथ साथ वॉर को लड़ता है। उसको कितना ही ऑपरेशन मतलब जो उसको प्रेशराइज करता है, ऑपरेशन चाहे कितना ही दबाने की कोशिश करे, मतलब कितना ही प्रेशराइज करने की कोशिश करे, पर वो हारेगा नहीं। फाइनली क्या करेगा सत्याग्रही, क्या करेगा, अपने जो मतलब क्या है ऑपरेशन पावर होगी उसको लगाकर थक जाएगा और फाइनली क्या करेगा, लास्ट में ये देखा गया है कि जो सत्याग्रही होता है, यानी कि जो इस रास्ते पर चलता है, वो सच के साथ हमेशा जीतता है। गांधी जी ने इस मूवमेंट को साउथ अफ्रीका में चलाया गया था, तो उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट यानी कि सत्याग्रह यहाँ पर भी चलाया। The सत्याग्रही emphasizes the power of truth and a need to be the search of truth। इसमें जो सत्याग्रही होता है ना, वो सच के साथ लड़ाई करता है। He advocated that the physical force was not necessarily fighting an oppressor। मैंने समझाया था, उन्होंने ये भी समझाया कि सत्याग्रही जब लड़ाई लड़ता है ना, तो उसके लिए फिजिकल फोर्स की कोई जरूरत नहीं होती। He advocated that physical force was not necessarily to fight the oppressor। मतलब ऑपरेसर जो प्रेशराइज कर रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है, उसके खिलाफ आप कोई भी फिजिकल फोर्स यानी कि कोई भी फिजिकल वायलेंस, लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, हाथ नहीं उठाओगे, सिर्फ उसको सच का रास्ता दिखाओगे, वो समझेगा, एक ना एक दिन जरूर समझेगा। In the 1916 गांधी जी ट्रेवल टू द चंपारण। चंपारण दिस टाइम बिहार में है। तो 1960 के अंदर गांधी जी कहाँ गए, चंपारण गए। उनको थोड़ा सा फेमस होना था भाई, तो गांधी जी बिहार गए इन द इंस्पायर टू द पीजेंट्स टू द स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। ये क्या था सिस्टम, समझाता हूँ। मतलब कुछ बिहार के चंपारण में पीजेंट्स वर्कर यानी कि जो फार्मर्स थे, उनके ऊपर क्या था, काफी ज्यादा उनको क्या किया जाता, परेशान किया जाता था। क्यों परेशान किया जाता था, उनसे इंडिगो उगाया जाता था। मतलब उनको कहा जाता था कि आप अपने फील्ड में यानी कि क्रॉपिंग में इंडिगो ग्रो करो। अब ये इंडिगो क्या होता है,
यूरोपियन कंट्रीज के अंदर क्या हो गया था किसी टाइम पर, जो क्लॉथ्स थे वो क्लॉथ्स, कलरफुल क्लॉथ्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई यूरोपियन, इंडिया को छोड़कर इंडियन। तो एक्चुअली क्या थे, इंडियन जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ पर क्या करने आए थे, सिर्फ मतलब क्या है बिजनेस करने आए थे। तो उन्होंने देखा नहीं यार मार्केट में क्या है कि कलरफुल क्लॉथ आए हुए हैं और उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा जबरदस्त तरीके से बढ़ती जा रही थी। अब क्लॉथ को कलर करने के लिए उन्हें डाई चाहिए थी, उस डाई को कहते हैं इंडिगो। इंडिगो एक तरह की क्रॉप होती है जिससे नील डाई निकलता है अलग अलग कलर का। तो उन्होंने देखा कि यार क्यों ना ये मतलब क्या है कि इंडिया की क्रॉप काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, तो क्यों ना यहाँ पर इंडिगो ग्रो किया जाए। तो पहले तो फार्मर्स को समझ नहीं आया, फार्मर्स क्या करते थे यहाँ पर अपनी क्रॉप्स ग्रो करते थे, जैसे क्या हो गया, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया। तो फार्मर्स क्या करते थे, उन क्रॉप से साल भर का अमाउंट खुद के लिए रख भी लेते थे, और जो सरप्लस होता था, सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट, उसे मार्केट में सेल कर देते थे। पर इंडिगो नील यानी कि कलरफुल प्लांट था। अब कलर को वो खाएंगे कैसे? तो पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि जो ये क्रॉप ग्रो कर रहे थे वो कंप्लीटली जो क्रॉप थी वो कमर्शियल क्रॉप थी, मतलब उसको सिर्फ सेल करना था, उसको स्टोर नहीं कर सकते थे खाने के लिए। अब अगर फार्मर अपने फील्ड में वही क्रॉप ग्रो कर रहा है, और दूसरी चीज क्या होता था, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिगो क्रॉप और फूड क्रॉप दोनों का प्राइस बिल्कुल सेम दिया था फार्मर्स को। मतलब फार्मर्स चाहे इंडिगो ग्रो करे चाहे वो वीट ग्रो करे, तो उसको कोई फायदा नहीं होने वाला, उल्टा होगा क्या, नुकसान होगा। क्यों होगा? क्योंकि वीट ग्रो करेगा तो खुद के लिए रखेगा भी, खाएगा भी, और सरप्लस बेचेगा तो उससे कम उसका पेट तो भरेगा। पर इंडिगो ग्रो करेगा तो खाएगा क्या? खा तो नहीं सकता है, उसको सेल करना पड़ेगा, और पैसे उतने ही बनेंगे, बदले में जिंदा रहने के लिए उसे मार्केट से क्रॉप दोबारा खरीदनी पड़ेगी क्योंकि महंगी मिलेगी। तो इस तरह से क्या हुआ, रिवोल्ट हो गया। मांग के पावर। दूसरी चीज क्या आती है, अगर आप क्रॉप को, अगर आप इंडिगो को क्या करते हो, लाइक फील्ड में ग्रो करते हो, तो विद इन 2 इयर्स आपका फील्ड जो होता है वो कम्प्लीटली खराब हो जाता है। तो 1916 के अंदर ये ट्रेवल चंपारण बिहार एंड इंस्पायर द पीजेंट्स ऑफ द स्ट्रगल। तो वहाँ के पीजेंट्स ने काफी स्ट्रगल करते थे कि हम लोग इंडिगो ग्रो नहीं करेंगे। गांधी जी को उनका सपोर्ट, तो गांधी जी बैरिस्टर थे, खुद एडवोकेट थे, और मतलब क्या जज रह चुके थे, मेडिकल उसमें थे, लाइक एडवोकेट थे, तो उनको पता था कि स्ट्रगल करना कैसे है। तो गांधी जी ने क्या किया था, पीजेंट्स का हेल्प किया, और इसमें एक ऑपरेसिव, उनको काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुलनेस मिली, और अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम खत्म हो गया, गवर्नमेंट ने वहाँ पर फार्मर्स की बातें मान ली, गांधी जी फेमस हो गए। ठीक है, तो ये था गांधी जी का चंपारण बिहार। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अब ये स्टार्ट करते हैं जनरली महात्मा गांधी की। जब महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी, गांधी जी इंडिया कब आए थे? गांधी जी कम्स टू इंडिया इन जनवरी 1915। वो 1915 जनवरी को इंडिया आ चुके थे। ठीक है, हिज हीरोइक फाइट फॉर द इंडियंस इन द साउथ अफ्रीका एज वेल। गांधी थोड़े बहुत फेमस हो सही क्योंकि वो साउथ अफ्रीका के अंदर एक हीरोइक फाइट अगेंस्ट द रेसिज्म यानी कि ब्लैकिश पर्संस के अगेंस्ट सत्याग्रह मूवमेंट वहां चला कर आए थे, तो काफी सक्सेसफुल रहा था। हिज नोवेल मेथड, उनका जो मेथड था सत्याग्रह का, वो तो मास एजिटेशन, वो लोगों को इकट्ठा करने के लिए काफी था। इज नोन एज सत्याग्रह, जिसको मैंने आपको पहले ही डिस्क्राइब कर दिया, हैज यील्डेड गुड रिजल्ट, उसके काफी अच्छे रिजल्ट भी आए थे। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसिस द पावर ऑफ ट्रुथ। इसके अंदर क्या होता है, सच की लड़ाई होती है, एंड द नीड टू सर्च ऑफ ट्रुथ, और सच की तलाश में इंसान करता रहता है। ठीक है, एक्चुअली क्या था कि गांधी जी उस टाइम पर काफी फेमस होते थे, पर इसका फेमसनेस अभी इंडिया नहीं है, क्योंकि हम लोग वर्कर्स थे, इतना ज़्यादा मीडिया डिपार्टमेंट हमारे यहाँ पर नहीं था। बाकी लोग जो बड़े बड़े जो मतलब क्या थे, लाइक ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, वो जानते थे गांधी जी कैसे हैं, इसलिए उनको जल्दी फेमसनेस मिली। 1915 में इंडिया आने के बाद उन्होंने, गांधी जी ने यहाँ इंडिया का कंडीशन देखा कि कंडीशन कैसा है। उसके बाद 1960 उनको कोई मोमेंट चाहिए था, तो उनको मोमेंट मिला 1916 में। 1916 में गांधी जी वेंट टू द चंपारण बिहार, जो कि मैंने आपको टुडे डिस्कस किया। इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम, और उन्होंने वहाँ पर लोगों को, पीजेंट्स को ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट क्या किया हुआ, रिवोल्ट करवाया, और वो जीते भी। इसके बाद गांधी जी का थोड़ा सा एंथुसियाज्म और बढ़ गया। 1915, 16, 17, 18 और 19, ये 5 डेट्स आपको कंटिन्यू करवा दूंगा। 1915 पहले 1916 1917 देखते हैं। उसके बाद 1917 के अंदर क्रॉप्स इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात, गांधी जी गुजरात के अंदर क्रॉप फील्ड्स था खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, बट द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिमिट द ग्रैंड रेवेन्यू। हाँ, उस टाइम पर क्या था, गवर्नमेंट क्या करती थी, रेवेन्यू देती थी, यानी कि टैक्स लेती थी क्रॉप के ऊपर। पर गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में 1917 के अंदर जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर क्या आया था, बेड हार्वेस्ट की वजह से क्रॉप फेलियर हो गया था, क्रॉप खराब हो गई थी। तो फार्मर्स ने गवर्नमेंट से ये मतलब क्या किया कि फार्मर ने गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट की कि आप उनसे क्या है टैक्सेस न लें, इस साल टैक्स पीरियड कम कर दी जाए, नेक्स्ट ईयर टैक्स पीरियड दे जाए, पर गवर्नमेंट नहीं मान रही थी। तो गांधी जी ने वहाँ पर रिवोल्ट किया। गांधी जी ने उस रिवोल्ट में गवर्नमेंट को समझाया और उनके लिए लड़े, मतलब
जो वर्कर्स थे उनके लिए लड़े एंड रीमिट द रेवेन्यू, और रेवेन्यू को कम करवाया एंड इंस्टीड ऑफ द फुल कलेक्शन, और पूरा का पूरा रेवेन्यू मतलब सिर्फ कम न करवा के पूरा रेवेन्यू फ्री करवा दिया। और इस तरह से गांधी जी सेकेंड टाइम भी क्या हो गया, सक्सेस हुआ। धीरे धीरे गांधी की सक्सेसफुलनेस बढ़ती जा रही थी, गांधी जी काफी ज्यादा क्या होते जा रहे थे, लाइक फेमस होते जा रहे थे, लोगों ने उनका क्या मतलब नाम होते जा रहा था। इन द 1918 एक और रिवोल्ट लड़ा गया, महात्मा गांधी इंटरवेंटेड द डिस्प्यूट बिटवीन द वर्कर्स एंड द मिल ओनर्स इन अहमदाबाद। वो अहमदाबाद के मिल वर्कर्स के लिए एक्चुअली इशू क्या था, ही एडवाइज्ड द वर्कर्स टू गो द स्ट्राइक एंड टू डिमांड द 35 यूनिट्स। वर्कर्स और मतलब एक मिल वर्कर्स, गांधी जी कॉटन मिल वर्कर्स थे ये अहमदाबाद के, कॉटन मिल वर्कर्स और उनके मालिकों में क्या थी, एक वोट मतलब क्या था, डिस्प्यूट था। कॉटन मिल वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए थे। क्यों स्ट्राइक पे चले गए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका वेजेस 35% बढ़ाया जाए। पर कॉटन मिल वर्कर्स के जो हेड थे, यानी कि जो फैक्ट्री ओनर्स है, वो कॉटन मिल वर्कर्स के लिए वेजेस नहीं बढ़ा रहे थे। तो गांधी जी ने उनका सपोर्ट किया और फाइनली उन लोगों को 35% वेजेस इंक्रीज करना पड़ा। इस तरह से गांधी जी थर्ड टाइम भी सक्सेसफुल हुए। उसके बाद गांधी जी को क्या मिल गया, एक वे मिल गया, फेमस हो ही गए। तो 1915 में गांधी जी इंडिया आए, 16 में बिहार, सारे रिवोल्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लग करना बच्चों, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। 1916 में बिहार का चंपारण डिस्ट्रिक्ट, जो मैंने आपको स्टोरी समझा दी। 1917 के अंदर क्रॉप फील्ड इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। 1918 के अंदर कॉटन मिल वर्कर्स की स्ट्राइक में गांधी जी का पार्टिसिपेशन। 35% इंक्रीजेस इन वेजेस। ये नोट्स काफी इंपॉर्टेंट है। 35% ये फिगर आपकी बुक में नहीं दे रखा है, ध्यान रखना। ये हम लोगों ने क्या किया है, ये एक्स्ट्रा बीइंग द स्टडी है, आप लिखेंगे और इसी तरह से जैसा मैंने लिख रखा है एज इट इज नोट्स आपके क्या होंगे, आंसर्स में आएंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको इस चीज के। सत्याग्रह ब्रोड द गांधी जी इनटू द टच ऑफ द वर्कर्स। सत्याग्रह करने के बाद गांधी जी काफी फेमस हो गए, क्योंकि तीनों रिवोल्ट वर्कर्स के लिए ले गए थे। तो तीनों रिवोल्ट वर्कर्स के अंदर गांधी जी काफी फेमस हो गए इनका होने के लिए। अब गांधी जी ने कहा कि यार छोटे छोटे रिवोल्ट लड़ने से कुछ नहीं होगा, कोई ऐसा बड़ा इम्पैक्ट मिले जिससे गांधी जी काफी फेमस हो। ठीक है, वो टाइम पीरियड भी आया, वो था 1919 का टाइम पीरियड, द रोलेट एक्ट। क्या है रोलेट एक्ट, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो उस टाइम पर क्या था कि गांधी जी जो थे वो उनको एक ऐसा मतलब ऐसा रिवोल्ट चाहिए था जो उनको छोटे छोटे इलाकों में फेमस न करे, पूरे इंडिया में एक साथ फेमस कर दे। ये आया रोलेट एक्ट। When the Rolect Act 1919 was passed, एक रोलेट एक्ट पास किया गया हरिटली थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये क्या है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की हेड काउंसिल है, जो कि कहाँ से चलती है, ब्रिटेन से चलती है। ब्रिटेन में जो रूल्स और रेगुलेशंस लिए जाते थे ना, उनका इम्प्लीमेंटेशन इंडिया में भी करवाया जा रहा था। मतलब कानून लॉ किसका बनेगा, ब्रिटेन का, वो इम्प्लांट क्या किया जाएगा, तो इंडिया। तो ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने एक रूल निकाला, इंस्पायर्ड द एनिमीज अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स, गांधी जी पैशंस कम टू एंड। मतलब इसमें क्या हुआ कि एक मतलब क्या था, एक रिवोल्ट हुआ कि रिवोल्ट ये चीज की क्या है, इंडिया को फ्री किया जाए या न किया जाए, इसके लिए एक टीम बनाई। ठीक है, तो एक्चुअली क्या था कि ये काउंसिल में ये बताया गया कि क्या है कि मतलब एनिमीज अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स, की इंडियन मेंबर्स उसमें क्या थे, अवॉइड किया। मतलब एक ऐसी काउंसिल बनाई गई जिसमें इंडिया को फ्री किया जाए नहीं किया जाए, उसके लिए एक टीम आई। और उसमें क्या था कि ये एक्ट बनाया गया कि मतलब क्या, उसमें इंडियन मेंबर्स नहीं डाले गए। गांधी जी पैशंस कम टू एंड, गांधी जी इससे काफी नाराज हुए। गांधी वांटेड, गांधी को जैसे ही द मूवमेंट की तलाश थी जहाँ पर वर्ल्ड वाइड मूवमेंट किया जा सके, इंडिया वाइड, नेशन वाइड मूवमेंट। गांधी जी वांटेड टू द नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट। गांधी जी ने इस मूवमेंट के अगेंस्ट सिविल डिसोबीडियंस यानी कि मूवमेंट को, यानी कि गवर्नमेंट के रूल को न मानना, सिविल डिसोबीडियंस यानी कि गवर्नमेंट की जो कही हुई बातें हैं उसको न मानना, ये मूवमेंट चलाया टू अनजस्ट द लॉ व्हिच वुड बी स्टार्ट इन अ हड़ताल। और इसके संदर्भ में यानी इसके अकॉर्डिंग 6 अप्रैल को 1999 को पूरे इंडिया में हड़ताल ऑर्गेनाइज की गई। जैसे जनता कर्फ्यू ऑर्गेनाइज किया गया था अभी कुछ टाइम पीरियड में, वैसे ही हड़ताल ऑर्गेनाइज की गई। इस हड़ताल के अंदर 6 अप्रैल 1999 वाज ऑब्वियसली सत्याग्रह डे, और उस डे को सत्याग्रह डे डिक्लेयर कर दिया। देखना यहाँ ट्विस्ट आने वाला है। When the people over the countries observed the fast and हड़ताल, जहाँ पर लोगों ने फास्ट रखा और हड़ताल की, पूरे इंडिया में पहली बार गांधी जी के कहने पर 6 अप्रैल को हड़ताल की गई थी। 1919 country was the witness of the remarkable political 1919 के इस इंसिडेंट्स के बाद गांधी जी समझ गए थे कि यार मतलब हड़ताल होगी तो मतलब पूरा इंडिया जाग चुका है, यानी वो मेरा साथ दे। लोकल लीडर्स वर टिकेटेड, इस
हड़ताल को दबाने के लिए क्या किया गया, गवर्नमेंट एकदम से पावर, गवर्नमेंट ने क्या किया, जो लोकल लीडर्स थे जो जगह जगह पर लोगों को समझा रहे थे उनको पकड़ना चालू कर दिया। फ्रॉम द अमृतसर एंड महात्मा गांधी वॉज प्रेयर टू द एंटर, महात्मा गांधी को बैन कर दिया कि आप दिल्ली एंटर नहीं करेंगे। गांधी जी को वहां पर दिल्ली स्टेशन पे रोका भी गया, ठीक है, अमृतसर स्टेशन से जो दिल्ली आ रहे थे तो उनको रोका भी गया था। अमृतसर में कई सारे लीडर्स को पकड़ा गया। ऑन द 10th अप्रैल द पुलिस ऑफ अमृतसर फायर्ड अपॉन द पीसफुल प्रोटेस्ट। तो गांधी जी ने ये रिवोल्ट लड़ा था पीसफुल सत्याग्रह के नाम पर, मतलब नॉन वायलेंस के नाम पर हुआ क्या, इसका अपोजिट इम्पैक्ट हुआ। 10th अप्रैल को पुलिस ऑफ द अमृतसर के ऊपर फायर किया गया अपॉन द पीसफुल, पुलिस ऑफ द अमृतसर ने फायर कर दिया पीसफुल प्रोसेशन पे, प्रोवोकिंग द वाइसफुल अटैक इन बैंक। तो उसके चक्कर में लोगों ने बैंक वगैरह पे अटैक कर दिया और कई सारे पुलिस स्टेशन पे अटैक कर दिया। तो गांधी जी का जो ये रिवोल्ट था ये क्या हो गया था, वायलेंस में बदल गया, ठीक है। गांधी जी को ये सब पसंद नहीं। उसके बाद द फेमस टॉपिक जलियांवाला बाग मसाल, इसकी डेट है 30 अप्रैल 1990। क्योंकि गांधी जी ने ये एक्ट लगा रखा था, हड़ताल वगैरह चालू थी, 13 अप्रैल का टाइम पीरियड आया, द लार्ज क्राउड वाज गैदर्ड द एनक्लोज्ड अराउंड द जलियांवाला बाग। अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी का फेयर लगाया गया था। तो गांधी जी के इस हड़ताल के अपोजिशन में वहां पर एक एक्ट लगाया गया था, एक्ट 144, यानी कि क्या है, कोई भी लोग इकट्ठे नहीं होंगे। पर हर साल की तरह, मतलब क्या इस साल भी गांधी 13 अप्रैल 1999 को जलियांवाला बाग में विलेज फेयर, अमृतसर में फेयर, ठीक है, जलियांवाला बाग। कई लोग इसे अनजान थे, वो बाहर से आए थे तो उन्हें पता नहीं था कि यहाँ पर ये जो एक्ट लगा हुआ है 144, यहाँ पीसफुल प्रोटेक्शन नहीं होना है, यानी कि लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, लोग इसे अनजान थे। वो तो बैसाखी के फेयर में पार्टिसिपेट करने आए थे। तो लार्ज क्राउड गैदर्ड एंड द ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग, तो जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए, जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए। पीपल कम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे गवर्नमेंट के जो ये ऑपरेशन किया गया था, गवर्नमेंट जो गलत तरीके से बिहेवियर कर रही थी उसके अपोजिशन। तो लोग वहां पर इकट्ठे हुए अगेंस्ट द गवर्नमेंट रिप्रेसिव मेजर इन व्हाइल द सम केम टू द अटेंड। कुछ लोग वहां पर गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन करने आए थे और कुछ लोग वहां पर एनुअल बैसाखी फेयर अटेंड करने आए थे। लोग अनजान थे, कुल मिलाकर वहां पर रूल लगा हुआ था कि क्या है, लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, पर लोग अनजान थे। कुछ लोग वहां पर आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। तब इसका पता जनरल डायर को लगा, जनरल डायर द वेरी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ द मसाक, द जनरल डायर एंटर द एरिया। तब जलियांवाला बाग की खासियत मैं आपको बता दूं क्योंकि मैं वहां पर विजिट कर चुका हूँ। जलियांवाला बाग में क्या है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट एक ही है, ठीक है, आसपास दीवारें हैं बड़ी बड़ी, तो एंट्री और एग्जिट के लिए जनरल डायर, एक वहाँ का जनरल मिलिट्री डायर था, उसने देखा यार कि इस मतलब जलियांवाला बाग में काफी ज्यादा लोग क्या है वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, तो उसने एंट्री पॉइंट को क्या कर दिया कि सील कर दिया एंड ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट। एंट्री और एग्जिट पॉइंट को सील कर दिया एंड ओपन द फायर, और लोगों पर बिना किसी वार्निंग के फायर करने लगा, गोले चला दी। द क्राउडेड क्लीन हंड्रेड्स, लोग इधर उधर भागने लगे, काफी हजारों लोग मारे गए। रिपोर्ट तो कुछ 100 लोगों का कहते हैं पर एक्चुअली हजारों लोग वहाँ मारे गए थे। द गवर्नमेंट, और वहाँ पर क्या है, मैं आपको थोड़ा सा और मतलब इसके बियॉन्ड पे लेके जाता हूँ। मतलब क्या है वहाँ पर, अगर आप विजिट करेंगे तो आपको वहाँ पर वॉल्स के अंदर क्या मिलेंगे, लाइक बुलेट्स के निशान मिलेंगे, मतलब वहाँ बुलेट्स अंदर तक घसी हुई हैं। और इसके अलावा वहाँ पर एक वेल कुआं था जिसमें लोग अंदर कूद गए थे और अपनी जान दी थी। काफी बड़ा मजाक मतलब था। मजाक मतलब बहुत ज्यादा लोगों को, निर्दोष लोगों को मार देना मजाक मिला। द गवर्नमेंट रेस्पॉन्स, गवर्नमेंट ने एक गलत तरीके से लोगों को मारा था, तो गवर्नमेंट ने अपना गंदा चेहरा लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर दिया। पहले लोग गवर्नमेंट को अच्छा समझ रहे थे कि हाँ ठीक है, गवर्नमेंट है, फेयर तरीके से डील करेगी, पर गवर्नमेंट का ये तरीका था, ये बहुत ज्यादा ऑप्रेसिव था, मतलब गवर्नमेंट ने अपना नकाब उतार दिया था। द गवर्नमेंट रेस्पॉन्स टू द टोटल रिप्रेशन सीकिंग द ह्यूमिलिएशन ऑफ द टेररिस्ट पीपल, उन्होंने नॉर्मल लोगों को, निर्दोष इंसानों को टेररिस्ट की तरह ट्रीट किया। सत्याग्रहीज वर द फर्स्ट टू द रब, सत्याग्रहीज को उसके बाद पकड़ा जाता था और उसके बाद उनकी नाक जमीन पर रखी जाती थी और क्रोल टू द स्ट्रीट, उन्हें स्ट्रीट्स में रेंगाया जाता था, ये उनका पनिशमेंट था। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, इस रिवोल्ट को दबाने के लिए सत्याग्रहीज के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। सत्याग्रहियों को पकड़कर उनकी नाक जमीन पर रगड़ी जाती थी, उनको जमीन पर क्रॉल करवाया यानी रेंगाया जाता था स्ट्रीट पर, और उनको ऑर्डर दिया जाता था कि जब भी कोई साहिब, यानी कि जब भी कोई गवर्नमेंट ऑफिसर को देखोगे तो सलाम मारोगे, अगर नहीं मारा तो आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो इस तरह के कुछ ब्रिटलनेस, इस तरह के कुछ मतलब क्या है ऑपरेसिव ट्रैक गवर्नमेंट ने अपने लोगों के सामने रखे, लोगों को काफी परेशान किया। ठीक है, तो गाइस आपका पार्ट फर्स्ट यही मैं कंप्लीट करता हूँ। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।
गांधी जी का ये रिवोल्ट जो है आप लोग पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया, इसमें आपको काफ़ी नेशनलिज्म फीलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो पार्ट सेकंड के साथ जल्दी स्टार्ट करेंगे, तब तक आप इस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा है, नोट्स भी यही हैं, आपको आउटर कोई भी मटेरियल तैयार करने की कोई नीड नहीं है, सफिशिएंट रहेंगे आपके लिए नोट्स। ठीक है, आपके लिए चैप्टर भी कंप्लीट रहेगा और शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स से इजीली वे में और एक स्टडी पॉइंट में समझाया गया। तो कल मिलते हैं दोबारा से इसी तरीके के साथ। तब तक के लिए क्या होगा कि इस नोट्स को लर्न करें और मुझसे आप क्वेरीज पूछ सकते हैं। इससे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोस और डालते रहेंगे, और इसके साथ साथ हमारे पेज को लाइक भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू।